कहते हैं जीवन में परीक्षा के बाद परिणाम का जो क्षण होता है वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत चिंतित वाला होता है और यूं कहूँ तो बहुत बेसब्री वाला होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करने आए हैं जो रिसेंट जो बहाली चल रही है उत्तर प्रदेश में LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का। तो हमारा फोकस रहेगा जो LT ग्रेड का मुख्य परीक्षा हुआ है उसी पे, उसके बारे में एनालाइज में करूँगा और एनालाइज क्या अपने अनुभव के अनुसार बताऊँगा, जैसे जैसे मैंने अनुभव उस एग्ज़ाम को लेकर किया है। क्योंकि मैं भी मेंस देने वाला हूँ मतलब आप समझ सकते हैं मैं सोशल साइंस से हूँ। और आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ अभी तक में हमारा पेपर हुआ नहीं है। मेरा पेपर 14 जुलाई को होने वाला है। 14 जुलाई को होने वाला है और आप सभी ने मेंस उम्मीद है लास्ट हिंदी का और शायद SST वगैरह का 2-3 का बचा हुआ है, बाकी लगभग सभी सब्जेक्ट का मेंस हो गया है। आप सभी यूट्यूब पे घूम रहे हैं, शायद घूमते घूमते मेरा वीडियो आप सभी को मिल गया है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मैं अपने अनुभव का, क्योंकि आपको पता हो मैं बिहार से हूँ और मैं बिहार में ऑलरेडी माध्यमिक शिक्षक हूँ, 9th-10th में मैं ऑलरेडी शिक्षक हूँ। और आप लोग जानते हैं कि क्या कारण रहा होगा जिसके वजह से मैंने LT ग्रेड दिया और मेरा प्रीलिम्स निकला, मेंस का बारी है। तो कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। एग्जैक्टली अभी तक कोई भी इंसान नहीं है जो प्रेडिक्ट कर दे कि कट ऑफ कितना जाएगा। सब कोई अनुमान पर बात कर रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी अनुमान पे ही बात कर रहा हूँ। मेरे पास कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं है या फिर वो कमीशन का कोई कर्मचारी मेरा फ्रेंड नहीं है जो मुझे बता देगा भाई कितना कट ऑफ जाने वाला है। एटलीस्ट उन लोगों को भी अभी नहीं पता होगा, अभी इवेल्युएशन चल रहा होगा। लेकिन हम कुछ डाटा, कुछ आंकड़ा दिखाएंगे जो शायद 2018 में जो LT ग्रेड हुआ था और 2025 वाला वैकेंसी में क्या फ़र्क दोनों में है और कट ऑफ क्या था और किस किस सब्जेक्ट में था जो सीट खाली चला गया था। और आज वो मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट में सीट खाली जाएगा, कौन कौन सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स लाना होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स पे ही आपका सिलेक्शन होगा। आप जुड़े रहिए, ज़्यादा देर का वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, 5 से 6 मिनट का ही वीडियो में हम चाहेंगे कि उसको कंक्लूड कर दें। और अगला जो वीडियो होगा वो SST के मेंस आंसर राइटिंग के स्ट्रेटजी पे होगा, क्योंकि मैं बाकी का स्ट्रेटजी अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि बाकी तो एग्जाम हो चुका है, तो संभावित कट ऑफ में जाऊंगा बताऊंगा। और मेंस का जो स्ट्रेटजी होगा SST और हिंदी का, उसमें बढ़िया आंसर लेखन कैसे हो सकता है। मैंने लगभग UPSC का तैयारी 1-2 साल किया और आंसर राइटिंग का भी अच्छा प्रैक्टिस किया है, तो उस बिहाफ पे कैसे एक अच्छा राइटिंग हो सकता है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम कट ऑफ पे जाते हैं। देखिए, जो 2012 में LT ग्रेड का एग्जाम हुआ था वो सिंगल फेस का हुआ था, एक एग्जाम दीजिए और आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन 2025 में वो पैटर्न बदल गया, 25 में एक आप प्रीलिम्स दीजिए और एक मेंस दीजिए। तो आप दोनों में जब देखिएगा तो पहला वाला जो 2011 वाला एग्जाम था सिर्फ MCQ बेस्ड था, जो आपका नॉर्मल सिविल सर्विस वाला एग्जाम होता है UPPCS का, सिर्फ उसी आधार पे मतलब था। क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट का जो देने वाला है उस सब्जेक्ट का ही होगा, लेकिन जो स्तर था, मानक एक सेट किया गया था, उसी लेवल का था। आपको अगर आप सभी ने अगर किसी ने दिया होगा तो बहुत सारे देख रहे होंगे जो सिलेक्टेड होंगे उस एग्जाम में, बहुत सारे देख रहे होंगे जो थोड़ा सा मार्क, कुछ मार्क्स से नहीं सिलेक्ट हुए होंगे। और क्यों नहीं हुए होंगे वो आपको पता ही होगा। उस एग्जाम में क्या हुआ कि प्रश्नों का जो स्तर है इतना कठिन कर दिया गया था कि जितने सीट थे कुछ कुछ सब्जेक्ट में उतने लोग ही नहीं मिल पाए। मिनिमम मार्क्स कुछ कुछ सब्जेक्ट में लोग लाए और सिलेक्शन करके वैसे लोग आज भी बैठे हैं जो 40% का मिनिमम मार्क्स ला के भी उस एग्जाम में सिलेक्ट हुए थे। अब बहुत लोगों से 40% मार्क्स आ गया था। ये आप में गलती नहीं है, वो जो प्रश्न का स्तर था वही हाई लेवल का था, एक टीचर बनने से ऊपर लेवल का था। हम लोगों ने वहाँ पे चूक किया और जो वहाँ पे एक एग्जाम दिया आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रीलिम्स पैटर्न वही है, स्तर वही है, सब चीज़ वही है। आपको आप बोलोगे सर आप कैसे बोल सकते हो वही है। आपने देखा होगा कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, इवन सोशल साइंस में भी आप देखिए 15 गुना स्टूडेंट मांगा गया था ना, क्या मिला? नहीं मिला। 15 गुना स्टूडेंट वहाँ मांगा गया था
वहाँ भी नहीं मिला, वहाँ मिनिमम पे लोग को सिलेक्शन हुआ। यहाँ भी मुझे आइडिया नहीं है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 15 गुना मिला होगा। एक भी स्टूडेंट कम होगा लेकिन होगा, 15 गुना किसी में नहीं मिला। तो वो ना मिलने के कारण ये होता है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी कैटेगरी में, वो कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं मिला। जैसे मान लीजिए वहाँ के EWS है, EWS में महिला हो सकती है, EWS की महिला 40% ना लिया पाई हो, उसका भी तो एक परसेंटेज जितना है उतना सीट है ना भाई, 35% का। OBC है, ST है, SC है, जितना SC महिला, OBC महिला या SC और ST पुरुष का भी मैं बात कर रहा हूँ, जो ये सब कैटेगरी है उनमें से भी जितना सीट है, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग सीट, अलग अलग 15 गुना लाना था, तब जोड़ के उतना संख्या जितना हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तब होना था। लेकिन बाकी सब एग्जाम में हम लोग देते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले जनरल का सीट फिल होता है, उसके बाद कैटेगरी का होता है। लेकिन इसमें इंडिपेंडेंट सबका जारी हुआ था। आपको एक बात जानकर आज आप जानते भी होंगे वैसे कि सबका जो मेरिट निकला था, मान लीजिए SC महिला है, SC महिला का जितना सीट है उसका SC महिला में ही निकलेगा, वो कितना भी मेरिटोरियस हो, वो जनरल में या दूसरे कैटेगरी में नहीं जा सकती। पुरुष है पुरुष में ही निकलेगा। अब इसलिए हुआ कि आप कहीं कहीं देखेंगे जनरल वालों का कम पे सिलेक्शन हो गया और कैटेगरी वाले ज़्यादा मार्क्स ला के भी, क्योंकि मान लीजिए उदाहरण के लिए 100 सीट है, जनरल को 50 सीट मिल गया और SC महिला को मिल रहा है मान लीजिए उसमें 6-7 सीट या 10 सीट मान लीजिए, तो SC महिला में 10 गो ही सीट पर 10 गो सीट का 15 गुना लाना है और जनरल के 50 को सीट पर 15 गुना लाना है। तो जाहिर सी बात है जनरल का सिलेक्शन तो ज़्यादा ही होगा और SC महिला का कम। अब SC महिला में मान लीजिए 10 सीट पर है, 15 गुना लाना है, तो उसमें भी जो 40 नंबर नहीं ला, 40% नहीं ला पाई, उसका तो सिलेक्शन नहीं हुआ फिर। तो ऐसे ऐसे कुछ बहुत मतलब कुछ पेचीदा आसानी से समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम सब तो पढ़े लिखे आदमी हैं, तो हम लोगों को पता है कि उसका सिनेरियो आरक्षण का क्या होता है, वो साइड लाइन कर देते हैं, जो बीत गया उसको याद नहीं करते हम लोग। अब इंतजार घड़ी है, सब लोग सोच रहे हैं हमारा हो जाएगा, हमारा अच्छा हुआ है, क्योंकि आप कितना भी अच्छा एग्जाम दे के आए, मन में तो कलहल लगी रहती है, भाई होगा कि नहीं होगा। आपने बढ़िया एग्जाम दिया फिर भी दिल में, आप खुद से पूछे कि दिल में अभी भी आपके धड़कन सा है कि भाई होगा कि नहीं होगा, एग्जाम तो अच्छा गया है, क्या होगा क्या नहीं। संभावित कटअप में बात है तो मैं बता दूं, सीट दिखती मैथ है, साइंस है, बायोलॉजी में उसमें कुछ थोड़ा मोड़ा आंशिक रूप से इंक्लूड कर देता हूँ। मैथ और जो साइंस का सब्जेक्ट है, आप लोग लिख के अभी से ही मेरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो देख लीजिए, इसमें इस साल भी सीटें खाली जाएंगी। मैथ और साइंस ऐसे कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं जिनमें जितना 1300 सीट साइंस में है था, शायद बायोलॉजी में मैं याद नहीं कर पा रहा, लेकिन साइंस वाला सेक्टर में 1300 सीट था, मेंस में 900 ही लोग मिले, मेंस लिखने के लिए 900 हजार ही लोग मिले। इसका मतलब मैथ हो गया, साइंस हो गया, ये दो तीन सब्जेक्ट है, इसमें आप 40% रिटर्न में ला दीजिए। अगर आपने लिख के आप आ गए हैं कि 40% आ सकता है तो आपका नौकरी पक्का। मान लीजिए 1000 लोग ही मेंस दे रहे हैं और 1300 सीट है, 15 गुना तो छोड़िए, 1 गुना सीट भी नहीं है, 1 पर 1 भी लड़का नहीं है, तो जो 300-400 सीट है खाली ही जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है। मैथ का भी वही हालत है, मैथ साइंस में लिखित ले लीजिए कि वो दोनों में सीट फिर से खाली जाएगा और 1300 में से ये नहीं 300 खाली जाएगा, 13 में से 500 प्लस सीट उसमें से खाली जाने वाली है, क्योंकि मेंस में भी बहुत लोग मेंस के लिए तैयार नहीं थे, आंसर राइटिंग अच्छा नहीं था। टू बी ऑनेस्ट हम सभी के साथ ऐसा है, आंसर राइटिंग अच्छा नहीं था, हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया वहाँ पे, तो इसलिए मान के चलिए उसमें से भी 400 से 500 सीट खाली जाने वाला है। 50% सीट ही साइंस और मैथ में भरेगी, ये मेरा अनुमान है, मेरा अनुभव भी है कि उसमें से आधा खाली होगा। बात हुआ बायोलॉजी का और इंग्लिश का, ये मीडियम में जाएगा, 40% और थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें सीट खाली नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए, बायोलॉजी शायद एक बायोलॉजी था या साइंस का ही कोई सब्जेक्ट था, एक इंग्लिश था,
ये 2 में सीट खाली नहीं जाएगा, लेकिन कट ऑफ ये नहीं है कि 70-80 पहुंच जाएगा। जो 40% मिनिमम से 10 नंबर 15 नंबर ज़्यादा ला दिए, यानी 50% तक मार्क्स जो ला रहे हैं, विश्वास कीजिए आपका रिजल्ट बनेगा। क्योंकि अगर आपका में आंसर राइटिंग अच्छा नहीं हुआ था तो बहुत सारे लोग हैं जो मेंस लिखने गए थे, उनका आंसर राइटिंग अच्छा नहीं हुआ है। और आपको ये जान के हैरानी होगी, बहुत सारे लोग किसी न किसी डिग्री की वजह से रिजेक्ट हुए हैं। उसमें हो सकता है जो रिजेक्ट हुए हैं वो बेहतर लिखने वाले भी रिजेक्ट हो सकते हैं। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि जो वोटर थे वो रिजेक्ट हो गए, ऐसे नहीं। वो डॉक्यूमेंट्स में छटे हैं अपने, ये नहीं कि अपने योग्यता से छटे हैं। क्योंकि आपने अगर मेंस लिखा है या मैंने लिखा है तो अपनी योग्यता से लिखा है, तो अपने योग्यता से नहीं छटे हैं, वो डॉक्यूमेंट से छटे हैं। हो सकता है कि उनमें से मान लीजिए 600 आदमी छटा है, 600 में से 500 ऐसे थे या 400 या 300 या 100 ही ऐसे थे जो बहुत बढ़िया लिखने में थे। तो 100 का कंपटीशन वहाँ कम हुआ था ना। तो इसीलिए विश्वास कीजिए, इंग्लिश और बायोलॉजी के शायद ऐसे ही कुछ एक सब्जेक्ट है जिसमें मॉडरेट लेवल पे आपका कंपटीशन रहेगा। 40% मिनिमम से 10% ज़्यादा 50-55 तक आप लिख के आए हैं, तब आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। और 40% आप मैथ में और एक साइंस के सब्जेक्ट में अगर लिख के आए हैं, 40% मेरा आ जाएगा, तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन पक्का है। ये वीडियो रख लीजिए, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बोलिएगा कि सर गलत बोल रहे थे या सही बोल रहे थे। क्योंकि अनुमान मेरा भी फेल हो सकता है, लेकिन मैं पूरा रिसर्च करके एनालाइज करके ही आपको बता रहा हूँ कहाँ पे क्या लूप होल्स हो सकते हैं। ये दोनों में, साइंस और मैथ में तो सीट खाली ही जाएगी, ये निश्चित है। इंग्लिश में और जो बायोलॉजी है इसमें सब खाली होने की संभावनाएं कम है, लेकिन मेरिट जाने की संभावना हाई नहीं है। तीसरा और लास्ट में हिंदी, सोशल साइंस और 1-2 देखिए छोटा छोटा सब्जेक्ट जो है जिसमें कम कम सीट है, संस्कृत हो गया, म्यूजिक हो गया, उसके रिलेटेड आप लोग समझ सकते हैं कितने लोग गए हैं। उस पर मैंने रिसर्च बहुत नहीं किया है, मैंने सब्जेक्ट पे ही रिसर्च किया है। तो एक मेजर एग्जाम होने वाला है हिंदी और एसएसटी का 11 अप्रैल को। शायद उम्मीद है कि एलटी ग्रेड मेंस में अभी सबसे ज़्यादा बच्चे अगर मिलेंगे तो एसएसटी और हिंदी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वालिफाई भी यहाँ पे ही किए थे। तो यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे जो कंपटीशन है वो हाई होने वाला है। आप यहाँ पे कम या मॉडरेट में उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रहे, आज हम लोग एसएसटी, एक प्रीलिम्स अलग चीज़ होता है, प्रीलिम्स फैक्चुअल टू द पॉइंट होता है कि जानकारी है तो जानकारी है। लेकिन मेंस होता है विश्लेषणात्मक होता है, एनालिटिकल होता है, जिसके पास हो सकता है मैं बहुत तेज हूँ लेकिन मेरे पास लिखने का कैपेसिटी है। कैपेसिटी और स्किल दोनों अलग चीज़ है। मेरे पास लिखने का स्किल नहीं, ये हो सकता है कि मेरे पास लिखने का स्किल नहीं, मेरे पास नॉलेज तो है लेकिन मैं एक समय सीमा, क्योंकि उसमें समय सीमा ना दिया है, वर्ड लिमिटेशन दिया है 125 या 200 वर्ड। 200 वर्ड में मुझे जो पूछ रहा है उसको प्रेजेंट करना है, वो प्रेजेंट करने की स्किल मेरे में नहीं है। और जो खींच खाच के कट ऑफ पास किया है उसके पास प्रेजेंटेशन स्किल बढ़िया है, तो वो अच्छा मेरे से स्कोर कर जाएगा। क्योंकि प्रीलिम्स तो यहाँ पर रिलेवेंस है ही नहीं। तो वहां भी हो सकता है कि बहुत सारे जो निकले होंगे उनके पास राइटिंग स्किल ना, वो लगातार से प्रेजेंट नहीं कर पाए, 40% भी नहीं ला पाए। वहां भी मात्रा कम सकती है लास्ट तक, लेकिन सबसे ज्यादा कंपटीशन होगा वो हिंदी और एसएसटी में होगा। ये बात ध्यान में रखिए। जो भी भाई लोग हैं वो लोग इस बात को ध्यान में रखें। बहुत लोग होंगे जो यूपीपीसीएस का तैयारी करते होंगे, आंसर राइटिंग लिखते होंगे, वो मेरे बातों से इत्तेफाक रखते होंगे कि एक तेज स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि वो अच्छा राइटिंग भी कर सके, और एक अच्छा राइटिंग करने वाला ये जरूरी नहीं है कि वो तेज भी हो सके, हर एग्जाम में निकाल सके। इसीलिए ये दोनों द्वंद में नहीं फंसना है। अब जो बीत गया सो बीत गया। हमारे पास हिंदी और सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट बचे हुए हैं। लास्ट 4-5 दिन है। 4-5 दिन में मुझे मैं नहीं कहता कि इतना दिन से नहीं हुआ था, 4-5 दिन में क्या हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो पर अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला, आप लोग चाहते हैं तो जो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, एक सेकेंड देखिए। आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस लगातार मेरा प्रैक्टिस चलता ही रहता है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने प्रैक्टिस के लिए देखिए डायग्राम बना करके प्रॉपर तरीके से मैंने
सब चीज़ व्यवस्थित रूप से लगातार 3 घंटा 4 घंटा मैं आंसर राइटिंग करता हूँ उसके लिए, क्योंकि आंसर राइटिंग का ही खेल है। एनालाइज जो जितना कर पाएगा उतना बेहतर आएगा। तो जो मेरा स्ट्रेटजी है, रणनीति है, मैंने कैसे अपनाया हूँ, 5 दिन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उस स्ट्रेटजी को अपनाइए। कहाँ बुलेट पॉइंट देना है, कहाँ पॉइंट बनाना है, कहाँ ज़रूरत है पैराग्राफ का, कहाँ मैप का ज़रूरत है, कहाँ पे हम कुछ डाटा इनपुट कर सकते हैं, किस क्वेश्चन में हम गवर्नमेंट के स्कीम वगैरह है वो इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि जो परीक्षक होगा वो ज़्यादा आकर्षित होगा उस आंसर से। मैं वो चीज़ बता दूंगा आपको अगले वीडियो में, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो। और ये नहीं होना चाहिए कि मैं आपको बता दूंगा तो आप पास हो जाएंगे। जिसके अंदर टैलेंट होगा वो निकलेगा, जिसके अंदर, मैं नहीं बोलता जो नहीं निकलेगा उसके अंदर टैलेंट नहीं है, जी नहीं। प्रीलिम्स आपने पास किया है, टैलेंट से ही किया है। ये हो सकता है कि 400 सीट है तो 400 लोग आएगा ना, 1 तो लोग नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। अगर आप मेरे से बेहतर है तो आपका सिलेक्शन होगा। इस स्ट्रेटजी को आगे लेके हम अगले वीडियो में आएंगे। हिंदी और एसएसटी का लास्ट एग्जाम है। देखिए, एक बार मैं तो फिर भी जॉब में हूँ, मेरा नहीं हुआ कि यहाँ पे मुझे 50-60 हज़ार मिल रहा है मैं खुश हूँ। लेकिन जो लोग जॉब में नहीं है, अंतिम चांस है ये। और LT ग्रेड का जॉब है, GIC प्रवक्ता का जॉब उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में E ग्रेड का जॉब माना जाता है। फैंटास्टिक जॉब है टीचिंग लाइन में, इसके जैसे इससे बेहतर कुछ है ही नहीं, मान के चलिए। अपॉर्चुनिटी छूटना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए। अगर कुछ कमी रह जाए प्लीज़, लेकिन अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ कमी हो वीडियो बनाने में तो आप कमेंट में बता दीजिए, सर यहाँ आप गलत हैं, यहाँ आपने गलत बताया, या मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी भूल हो सकती है, आपने इस वीडियो पे पॉइंट गलत दिया, आप लोग बताइए, मैं उसको सुधार करूंगा। लेकिन हम सारे शिक्षक समाज से हैं, आप लोग भी शिक्षक बनने वाले हैं, तो एक परिचित होने का परिचय दीजिए। कोई भी गाली गलौज कमेंट में नहीं होनी चाहिए, अच्छा हो या बुरा हो, आप लोग उसको रिस्पॉन्स जरूर दीजिए। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।